आज हम लोग एक न्यू तरह के टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि टॉपिक है, कल आप लोग जानते हैं जैसे कि 19 मई है, 19 मई है, और ये जो दिन होता है वो दिन हम लोग को पृथ्वीराज चौहान के बारे में याद करने का दिन होता है। अर्थात पृथ्वीराज चौहान का यह जन्म दिवस होता है। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर आज हिस्ट्री से संबंधित पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ तथ्यों पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि पृथ्वीराज चौहान का जीवन कैसा था, और इन्हीं चीज़ों के बारे में आप लोग से बात करेंगे। क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में हूँ और वो भी हिस्ट्री ऑनर से, तो मैंने इनके बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़ा है जो कि मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर इसमें कुछ भी गलती हो, ऐसे तो मैंने पूरा रिसर्च करने की कोशिश किया, तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं उस पर, कोई भी गलती ना हो इसके लिए मैंने पूरी कोशिश की है। तो बिना किसी देरी के हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने इस नए तरह के ट्यूटोरियल पर। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे उनसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान नाम से ही हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं, और हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म था जिसका इतिहास सारे धर्मों से बहुत पुराना है। जब बहुत सारे सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था, जब बहुत सारे सभ्यता यह कहती है कि हमारा जन्म मछली से हुआ था, उस सभ्यता से पहले भी हम लोगों में एक रामायण आई थी। रामायण में काव्य हुआ था, जिसके बारे में लिखित तो कोई जानकारी नहीं है, पर उसके साक्ष्य एकदम सटीक है, सही है, और साथ साथ उसके बारे में बाद में लिखा गया था। इसका कारण क्या था? क्योंकि उस समय जो हिंदू राजा होते थे वो जनरली आक्रमणकारी नहीं होते थे, और उन पर हमेशा ही आक्रमण होता था। और जो राजा हार जाते थे तो वहाँ के ऋषि मुनि से लेकर सारे जो इतिहास, जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, कल्चर जो भी चीज़ होता था, उन्हें जला दिया जाता था। बाद में ये चीज़ गुरुओं द्वारा की गई, क्योंकि उस समय के गुरु और शिष्य में एक अजब रिलेशन होता था कि उनसे प्रण लिया गया अपने शिष्य से कि उन्हें चारों वेद और रामायण, इन चीज़ों को याद करने की प्रतिज्ञा ली गई, और याद करने के पश्चात उनके जो 3 शिष्य थे उनको याद कराने की जिम्मेदारी दी गई। और इस तरह से रामायण, महाभारत महाकाव्य कहा गया, क्योंकि उसका जो लिखित साक्ष्य था वो जला दिया गया था, उसको मिटा दिया गया था, जिसके कारण कि वो रामायण और महाकाव्य लिखित साक्ष्य नहीं होने के कारण ही हिस्ट्री नहीं बन सकी, अन्यथा वो हिस्ट्री ही थी। क्योंकि उस समय भी जो रामायण था, जो बहुत करीब कितने साल पहले की बात रही होगी, उस समय भी हमारा इतिहास इतना सुदृढ़ था कि महाराज राम जैसे योद्धा, उनके पूरे रघुवंशी में योद्धाओं की भरमार। उसके बाद आप जानते हैं कि कहा जाता है कि मनुष्य क्रमिक विकास मनुष्य में हुआ है। तो उस समय हनुमान जैसे बानर, चिंपैंजी जैसे जामवंत, अर्थात हर सभ्यता के लोग रामायण के अंतर्गत थे। तो हमारा इतिहास बहुत पुराना और सटीक था। उसी हिंदू धर्म से ही बहुत सारे योद्धाएं निकले, जिन हिंदू धर्म के एक योद्धा का नाम पृथ्वीराज चौहान है। क्योंकि जब ऐसा माना जाता है कि रामायण युग और बहुत सारे युग जो हमारे हिंदू धर्म में और हमारे वेदों में आए, उनकी समाप्ति के बाद जब हम लोग जो ग्रेगोरियन कैलेंडर या अलेक्जेंडर कैलेंडर जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बिफोर क्राइस्ट, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को आफ्टर क्राइस्ट, दैट इज एनो डोमिनी कहा जाता है। उसके इतिहास के हिसाब से देखें तो हिंदू राजा हिंदुस्तान ही नहीं, करीब 15 देशों पर राज किया करते थे, जो आज वर्तमान में सभी एक स्वतंत्र राज्य है। तो अर्थात जो एक ये हिंदू राजाओं का जो राज्य था वो बहुत बड़ा था, जिसमें कि मुस्लिम्स भी आते थे, ईसाई भी आते थे, और बाद में जाकर, चूँकि आप जानते हैं हिंदू से ही दो धर्म और निकला, जो कि थे बौद्ध और जैन। इन दोनों का भी अपना अपना देश बना। जैसे बौद्ध के लिए थाईलैंड बना, पर आपको पता नहीं चाहिए थाईलैंड का राष्ट्रीय पुस्तक जो है, राष्ट्रीय बुक जो है, वो रामायण ही है। तो इस तरह से यह इतिहास आगे बढ़ा, और इस इतिहास को सबसे काला वर्ष जो था वो 712 ईस्वी पूर्व 12 ईस्वी आया, जब मुगल आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, और राजा वाहिद को हराकर धीरे धीरे करते करते उसने भारत के अभिन्न अंग को जीतना शुरू कर दिया। पर राजा वाहिद की ही पत्नी रीनाबाई की दो पुत्री ने उन पर गलत आरोप लगाकर उनके ही सुल्तान द्वारा उसको मरवा दिया गया, जिसके बाद कुछ समय के लिए तो भारत आक्रमणकारियों से बचा रहा, पर धीरे धीरे फिर आक्रमणकारी आने लगे, जिनमें से एक आक्रमणकारी थे मोहम्मद गौरी, जो कि सबसे प्रबल शत्रु थे
पृथ्वीराज चौहान के। अब ये जो पृथ्वीराज चौहान थे अंतिम हिंदू सम्राट इनको माना जाता है। इसके बाद जो भी हिंदू सम्राट हैं वो मुगल के साथ या अंग्रेजों के साथ लड़ाई में संघर्ष करते ही रहे। उन्होंने कभी भी अपना एक साम्राज्य स्थापित नहीं किया। तो आज हम लोग बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पहले इनकी जीवनी के बारे में समझते हैं। ये जो फोटो मैं आपके सामने जो स्क्रीन पर स्लाइड कर रहा है वो फोटो जो है अजमेर के दुर्ग में स्थित पृथ्वीराज तृतीय की प्रतिमा। पृथ्वीराज के कई नाम थे, उनमें से एक नाम था पृथ्वीराज तृतीय। इनके पूर्वज जो थे समेश्वर चौहान, इनके पिता का नाम समेश्वर चौहान था। उत्तराधिकारी जो थे हरिराज चौहान, इनका उत्तराधिकारी हरिराज चौहान थे, जो कि उतना प्रबल शासक नहीं हो सके, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जितने राजाओं को जीते थे उन सब ने बाद में सब एकत्रित होकर उनके उत्तराधिकारी को हरा दिया, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी में पृथ्वीराज चौहान इतनी प्रबलता नहीं थी। परिवार जो इनका था वो पुंडरीन था। उसके बाद चलिए इनके देखिए, इनके पिता का नाम समेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पूर देवी, पुत्र गोविंद चौहान, हरिराज चौहान 2 थे, और रानियां जो थी इनकी वो 13 थी। क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय में जो राजा की कूटनीति होती थी शादी करने की। अगर मानो कि जैसे कि किसी राज्य के साथ उसका युद्ध हो रहा है तो जनरली वो क्या करता था कि दोनों जिनकी पुत्री होती थी वो अपनी पुत्री का विवाह अपने समकक्ष राजा के साथ कर देते थे, ताकि दोनों में मित्रता स्थापित हो जाए। तो इस प्रकार राजा ने पृथ्वीराज चौहान ने 13 शादियाँ की थी, पर उनमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुई संयोगिता था, और इसका कारण था उनके बीच का प्रेम कहानी, जो कि प्रेम कहानी ही पृथ्वीराज चौहान का पतन का एक कारण भी बना। वो कैसे बना मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। तो उनकी रानियां, ये सब उनकी रानियां थी। संतान हरिराज, उसके बाद जो वो हरिराज से जिनको कि उत्तराधिकारी बनाया गया था। वंश इनका चौहान वंश था। अब ये चौहान वंश का मैं एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो राज करते थे उनका अपना वंश होता था। तो ये क्षत्रिय वंश के राजपूत राजा, जिनको कि वंश चौहान वंश कहा जाता है, उसके अंतर्गत ये आते थे। अब चलिए आज हम ना इनके कुछ टॉपिक, इनके कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं इनके बारे में, कम से कम 18 बातें के पर चर्चा हम लोग करते हैं। योद्धाओं की धरती, आप जानते हैं कि भारत योद्धाओं की धरती रही है शुरू से ही। यहाँ पे भगवान ने भी एक योद्धा के रूप में जन्म लिया, जो कि राम थे। यहाँ पर उनके बाद कृष्ण ने भी जन्म लिया, जो कि यदुवंशी थे, भगवान थे, और उन्होंने योद्धा के रूप में जन्म लिया। उसके बाद महाभारत के बारे में जानते हैं, जहाँ कुरुक्षेत्र में जो हुआ था, जो वहाँ की मिट्टी आज भी लाल है, और यहाँ ऐसा माना जाता है कि इतना खून बहाता है जो वर्षों बीत गए, पर वो आज भी धरती लाल है, वहाँ की पानी लाल है। तो ये चीज़ तो हमारी धरती हमेशा योद्धाओं की धरती रही है। दूसरा चीज़ था कि पृथ्वीराज चौहान एक अच्छा प्रेमी थे और दोस्त थे। चंद्रबाई के साथ इनकी दोस्ती बहुत प्रसिद्ध थी, क्योंकि अपना इतिहास में एक ऐसी चीज़ थी कि इतिहास को लिखने वाले जो थे वो अंग्रेज थे। तो अंग्रेज जनरली एक परसेप्शन बना लेते थे कि हाँ, ये आदमी अगर मार काट में ज़्यादा बिलीव रखता होगा तो ये प्रेमी नहीं रहा होगा। तो इस कारण वैसी साक्ष्य नहीं मिलती है, पर ये एक प्रेमी थे, इसकी पूरी संभावना थी। क्यों, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इनके समकक्ष एक राजा जयचंद थे। पूरी कहानी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके पहले एक एक करके करते हैं, नहीं तो ऐसे में आपका गड़बड़ा जाएगा। प्रेमी और दोस्त, ये एक अच्छा योद्धा के साथ प्रेमी भी थे। संयोगिता के साथ जो इनका प्रेम था उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्त के रूप में चंद्रबदाई, जिनके साथ मोहम्मद गौरी के साथ अंतिम समय में जब इन्होंने मोहम्मद गौरी को मार देते तो दोनों दोस्त दुश्मन से मरने के सिवा एक दूसरे को ही मार देते हैं। चंद्रबदाई अपने राजा को मार देते हैं और ये पृथ्वीराज चौहान अपने दोस्त को मार देते हैं। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट। पृथ्वीराज चौहान एक अंतिम हिंदू सम्राट थे और ये बड़े योद्धा थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि पृथ्वीराज चौहान बचपन में ही अपने हाथों से इस शेर के जबड़ा को फाड़ दिया था। तो ये कितने बड़े योद्धा रहे होंगे, ये आप इसी चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद इनके पास ये एक अच्छे दोस्त थे चंद्रबदाई के। पांचवा जो इनका था नाना का शासन। इनके नाना, क्योंकि इनके पिता जो थे वो कनौज के शासक थे और कुछ हिस्सा और भारत का था जो उनके हिस्सा में था, समेश्वर महाराज के हिस्से में। और इनका नाना जो थे, इनके नाना का नाम था अनंगपाल जो थे दिल्ली के शासक थे। अब अनंगपाल जो दिल्ली के शासक थे, उनके पास उनके पुत्री ही थी, जो कि समेश्वर चौहान के साथ शादी हुआ था, कर्पूर देवी का। अब उन्होंने अपने नाती अर्थात पृथ्वीराज चौहान को अपने यहाँ का राजा बनाने के लिए समेश्वर चौहान के पास अनुरोध भेजा, जिसे समेश्वर चौहान ने
स्वीकार कर लिया और पृथ्वीराज चौहान को वहाँ की गद्दी संभालने के लिए भेज दिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने दिल्ली के साथ साथ कनौज का भी और पूरे भारत की सत्ता को संभाली। दिल्ली के शासक बन गया। अब संयुक्ता, यहाँ पर यही सबसे बड़ी एक संयुक्ता का चर्चा है, जो चीज़ सबसे बड़ी इनके जीवन में होती है। संयुक्ता जो रहती हैं, चूँकि पृथ्वीराज चौहान उस समय कम एज का एक राजा रहता है, जो जिससे कि जयचंद को बहुत जेलस होती है। जयचंद भी एक राजपूत राजा होता था और उस समय के राजपूत राजाओं में सबसे बड़ी जो दिक्कत की चीज़ होती थी वो एक दूसरे से ईर्ष्या बहुत रखते थे। एक दूसरे को सूरबीर दिखाने के चक्कर में वो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे। तो जयचंद को पृथ्वीराज चौहान के से बहुत ज़्यादा जेलस थी, इसलिए जब उसने अपनी पुत्री का स्वयंवर, अर्थात आप समझ लीजिए कि उस समय भी लड़कियों को अपना वर चुनने का सीता माँ की तरह ही, जो सीता माँ की आप देखे होंगे रामायण, तो उसमें देखे होंगे कि उनको वर चुनने की अनुमति थी। तो उसी प्रकार उस समय भी वर चुनने की अनुमति थी। तो उस समय जो राजा होते थे वो अपने समकक्ष राजाओं और उनके युवराजों को आपको स्वयंवर के लिए आमंत्रित करते थे, जिनमें से कि जो राजकुमारी होती थी उन्हें जो पसंद आता था उनके माला में वो उनके गले में माला डाल देती थी। तो जयचंद उनसे जेलस करते थे, इसलिए उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को आने को निमंत्रण नहीं देता है। पर एक चित्रकार होते हैं, जो चित्रकार पृथ्वीराज चौहान का फोटो संयुक्ता के पास पहुंचता है। और पृथ्वीराज चौहान का सुंदरता ऐसी रहती है, पर्सनालिटी ऐसी रहती है कि जो भी उस समय की लड़कियां उनको देखती है वो उन्हें पसंद कर लेती है। अब ऐसे में संयुक्ता भी उन्हें मन ही मन ठान लेती है कि मुझे शादी तो करना है तो पृथ्वीराज चौहान से ही। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के अपमान करने के लिए जयचंद एक बड़ी भूल करते हैं। द्वारपाल के रूप में एक मूर्ति पृथ्वीराज चौहान का बनाकर पृथ्वीराज चौहान को अपमान करने के लिए उन्हें द्वारपाल के रूप में दिखाते हैं। अब ये क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान के पास भी वो चित्रकार संयुक्ता का फोटो लेकर जाते हैं। संयुक्ता का फोटो देखते ही पृथ्वीराज चौहान भी मन ही मन संयुक्ता से शादी करने को ठान लेते हैं। इसके बाद जब उनको निमंत्रण नहीं मिलता तब भी ये चोरी छिपे उस द्वारपाल पर पहुंच जाता है, जहां पर उनके अपमान के लिए मूर्ति रखी होती है। और उस मूर्ति पे वो खुद मतलब मूर्ति को हटाकर मूर्ति की तरफ वहां पर स्थापित हो जाते हैं। और संयुक्ता चारों ओर देखती हैं पर वो उदास हो जाती है, पर उन्हें जब नजर पड़ता है द्वारपाल पर तो वो दौड़ी हुई जाती हैं और माला जो होता है सो पृथ्वीराज चौहान को डाल देती हैं। इसके बाद उनके पिता जयचंद बहुत गुस्से होते हैं और वो संयुक्ता को तलवार से मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता को लेकर भाग जाते हैं। अब इससे जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो दुश्मनी रहती है, जो जेलस की दुश्मनी रहती है, वो और बड़ा हो जाता है। अब चूंकि कोई भी औरत होती हैं उनके लिए उनका जो फैमिली होता है वो मायने रखता है। अतः कुछ समय के बाद जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में सुलह हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। पर जयचंद अपना अपमान भूला नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे इतिहास में ऐसी बात आई है कि मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान अकेले ही करीब 16 बार पराजित करते हैं। ऐसे तो कुछ जगहों पर, कुछ ग्रंथों में 26 बार कहा गया है, पर जनरली 16 बार उन्होंने हराते हैं। पर ये बड़े ही योद्धा रहते हैं। ये अपने दुश्मनों को जो नीचे गिर जाते हैं या सर झुका लेते हैं तो उन्हें नहीं मारते हैं। इस प्रकार 16 बार गौरी बच जाता है, पर हर बार बचने के बाद वो अपनी ताकत दोगुनी कर इनसे लड़ाई करते हैं और पृथ्वीराज चौहान उन्हें हरा देते हैं। इधर पृथ्वीराज चौहान गौरी को हल्का मान लेते हैं, पर गौरी क्या करता है कि जयचंद के साथ सहयोग कर लेता है और जयचंद अपना कुछ सेना पृथ्वीराज चौहान के साथ भेज देते हैं, जो कि पृथ्वीराज चौहान को लगता है कि उनके साथ है। पर एक्चुअली जयचंद जो रहते हैं मोहम्मद गौरी के साथ क्या कर लिए रहते हैं, मोहम्मद गौरी के साथ एक समझौता कर लिए रहते हैं और इससे वो क्या करते हैं कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेते हैं। और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद बहुत सारे अमानवीय व्यवहार उनके साथ मोहम्मद गौरी करते हैं, जैसे कि उनकी दोनों आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया जाता है। उसके बाद उनके शरीर को नोच कर उससे खून निकाले जाते हैं। ऐसा बहुत सारा चीज़ किया जाता है और जयचंद अपने ही दामाद का जो राज होता है उसमें तोड़ तार कर किसी भी तरह से वहाँ का राजा बनने की कोशिश करता है। इधर मोहम्मद गौरी क्या करता है, गौरी इनको पृथ्वीराज चौहान को अपना बंदी बना लिया रहता है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान का सबसे प्रिय दोस्त, उनका राजकवि चंद्रबदाई भी उनके साथ ही जाता है, वो भी यातनाएं झेलता है। पर
अब लास्ट में जब बहुत सारे योजना देने के बाद मोहम्मद गौरी का मन भर जाता है तो वो पृथ्वीराज चौहान को यह कहते हैं कि तुम्हें हम जिंदा छोड़ देंगे अगर तुम इस्लाम धर्म अपना लो। पर ये हिंदू धर्म के पक्के समर्थक रहते हैं, ये नहीं मानते हैं। अंततः इन्हें मारने के लिए योजना बनाई जाती है और जब मारने की योजना बनती है तो चंद्रबधाई थोड़ा सा अपना कौशल का अपना जो ज्ञान होता है उसका परिचय देते हुए यह गौरी को बताते हैं कि शब्द विद्या का धनी है पृथ्वीराज चौहान। अगर आप चाहें तो इसे आजमा सकते हैं। आप किसी एक पर निशाना लगाने के लिए कहें, ये अंधी आंखों से भी उस पर निशाना लगा लेंगे। मोहम्मद गौरी कहता है चलो भाई ये मरने वाला ही है, इसको हम कर देख देते हैं। तभी वो कहावत आती है कि चार बास वाला जो है, अर्थात अपने शब्द विद्या से चंद्रबधाई ये चीज़ बताता है कि कितनी दूरी पर मोहम्मद गौरी और कितनी ऊंची सिंहासन पर मोहम्मद गौरी बैठा है। इसके साथ ही जो पृथ्वीराज चौहान रहते हैं वो निशाना दूसरी ओर लगाए रहते हैं और अचानक निशाना वो ले आते हैं मोहम्मद गौरी पर और सीधा उनको यहाँ पर तीर जाकर लगती है और इस तरह से सीधा परलोक सिधार जाते हैं मोहम्मद गौरी। और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान जो रहते हैं अपने दोस्त चंद्रबधाई के साथ ही क्या करते हैं कि दोनों एक दूसरे को अपने ही अस्त्र से एक दूसरे की हत्या कर लेते हैं और इस प्रकार इस इतिहास का, भारतीय गौरवपूर्ण इतिहास का एक महान राजा की मृत्यु हो जाती है। तो होप आपको बढ़िया लगा हो, चूँकि 19 मई को इनकी जयंती थी तो मैंने इस पर 18 फैक्ट्स भी बताए। मतलब आज 18 मई भी है, 18 मई के दिन 18 फैक्ट इसके बारे में था। तो होप आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जो भी गलती हुई हो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। मैं हर गलती से कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। टेक केयर।